गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सौरभ पांडे आपका निखिल क्लासेस में स्वागत करता हूं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे लेखपाल जो है, लेखपाल का जो ग्राम विकास का 2015 का पेपर हुआ था उसका देखिए जो सेकंड शिफ्ट है उसका जो है सेकंड शिफ्ट वाला हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो पेपर पूछा हुआ था। तो बढ़ते हैं आगे। ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए? जो ग्राम पंचायत है उसमें महिलाओं के लिए कितने परसेंट पद आरक्षित होने चाहिए? तो 10%, 20%, 33% और 50%, 10%, 20%, 33% और 50%। तो आपका 33%, यानी एक तिहाई। जो आपका 73वां संविधान संशोधन जब हुआ था 1992 में, तो उसमें बताया गया था कि जो आपका पंचायतें हैं वहां पे एक तिहाई पद, वन थर्ड पद आपका रिजर्व रहेगा। किसके लिए? वुमेन के लिए। हालांकि यही प्रोविजन आपका राज्यसभा क्या नाम है, राज्य विधानसभाओं और लोकसभाओं के लिए बात कही गई है, लेकिन अभी जो कि पूरा हो नहीं पाया। लेकिन पंचायतों में 33% रिजर्व आता है सीटें। ठीक है, जो भी आती हैं सीटें। और पंचायतों का वर्णन आपको पता है कि संविधान के भाग 9 में है, आर्टिकल 243 से 243 ओ तक। और अगर अनुसूची की बात की जाए, शेड्यूल की बात की जाए, तो उसमें 11 में वर्णन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशतता और अधिकतम आर्थिक सहायता या सब्सिडी धनराशि क्या है? अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंदर सामान्य श्रेणी, कौन सा श्रेणी? सामान्य श्रेणी के अंतर्गत जो लाभार्थी हैं, जो बेनिफिशियरी हैं, उनको कितने प्रतिशत और कितने रुपए की सब्सिडी दी जाती है? ठीक है, तो आपको इस पिछले वाले वीडियो यानी फर्स्ट शिफ्ट में भी अंबेडकर विशेष रोजगार योजना से क्वेश्चन आया था, उसमें भी हम बताए थे कि ये जो अंबेडकर विशेष रोजगार योजना है, इसमें क्या किया जाता है कि जो 2004 में इसको शुरू किया गया था, कहा गया था कि जो आपके चाहे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हों या फिर अन्य जनरल में हों, ओबीसी में हों, इन लोगों के लिए उद्यमिता का विकास करने के लिए सरकार क्या की है, सरकार कह दी है कि हम कुछ फंड करेंगे आपको, आप अपना रोजगार वगैरह कर सकते हैं। तो उसमें अभी क्या है, पहले 30,000 दिया करती थी सरकार, लेकिन अभी क्या है कि 2 लाख से लेकर के 5 लाख रुपए सरकार देती है। 2 लाख से 5 लाख सरकार देती है, जिसमें अगर आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के हैं तो आपको 35%, कितना परसेंट? 35% की सब्सिडी दे देती है। और आप अगर इनके अलावा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के अलावा किसी वर्ग से बिलोंग करते हैं तो आपको 25% सरकार सब्सिडी देती है। ठीक है, तो सामान्य श्रेणी के लिए पूछा है तो 25% होगा। उस समय 2015 में ये ऑप्शन सही था, 7500 रुपए, लेकिन अब क्या है, 25% तो है लेकिन अमाउंट बढ़ गया है, तो इसलिए अमाउंट कितना हो गया, 50,000 हो गया। 50,000 की छूट देती है। 35% वाले को 70,000, मैक्सिमम 70,000, 70,000, 70K। ठीक है, और इनको 50K। ठीक, तो अभी 2 लाख से 5,000 ऋण देती है। अगर उसमें सरकार उद्यमिता का विकास के लिए, अगर आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स हैं तो 35% सब्सिडी दे देगी, आपको उतना कम जमा करना पड़ेगा। 25% दे देती है अन्य वर्ग के लिए। ठीक है, हाँ, राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं? जो राज्यसभा है, काउंसिल ऑफ स्टेट है, वो उसमें अलग अलग राज्यों से अलग अलग सीटें आरक्षित की गई, उनकी जनसंख्या के हिसाब से, उनके एरिया के हिसाब से। तो इसी तरीके से जो उत्तर प्रदेश की सीट सबसे ज्यादा है हमारे राज्यसभा में, कितनी सीट है? 31 सीट है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा हुआ, देखिए सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है? कौन है जो कि उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है? बांदा जिला न्यायालय, इटावा जिला न्यायालय, चंदौली जिला न्यायालय और पीलीभीत जिला न्यायालय। तो इसका इसेंस क्या है? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया आयोग ने, बाद में इसको डिलीट भी कर दिया, मतलब गलत करार दे दिया। उसमें ये क्वेश्चन था कि क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि जो उत्तर प्रदेश में कुछ जिला न्यायालय हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत काम करते हैं। ठीक है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत काम करने वाले उत्तर प्रदेश में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जिला न्यायालय है, उसमें इटावा एक आता है। ठीक है, उसके बाद कानपुर देहात का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो आता है, और इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कानपुर देहात डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और इटावा जिला न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हालांकि इसमें ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, नेशनल रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम के अंतर्गत
2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या उनके घरों से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर कितने लीटर प्रति व्यक्ति पेयजल उपलब्ध कराना है। यानी कि एक प्रोग्राम चला था राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, ठीक है। उसमें क्या कहा गया था, ये कार्यक्रम 2009 में शुरू किया गया था। इसमें क्या कहा गया था, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, तो इसमें क्या कह रहा है कि 2022 तक यानी जो भी हमारे घर हैं उसको हमको 50 मीटर के भीतर भीतर हमको एक पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित होनी चाहिए, ठीक है। तो इस राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम तो कम से कम 70 लीटर एक व्यक्ति को पानी की उपलब्धता होनी चाहिए, ठीक है, 50 मीटर के भीतर भीतर। कब तक, 2022 तक। और इसी 2022 में हम खड़े हैं। हालांकि अब अभी सरकार एक स्कीम लेके आई, जल जीवन मिशन, और जल जीवन मिशन के तहत टारगेट 2022 के बजाय क्या रख दी है, 24। और 2024 तक क्या करना है कि जितने भी हमारे हाउस होल्ड हैं, जितने भी आपके वो हैं, जितने भी घर हैं, उनको टोटी से पानी देना है, यानी टैप टू वाटर, यानी कि नल से जल देना है। सबके घर में 2024 तक अब नल होना है। 50 मीटर वाली ये जो सीलिंग थी ये हटा करके सबके घर में जल, किसी को बाहर जाके पानी नहीं लेना पड़े, तो वो कर दी है सरकार जल जीवन मिशन के तहत, ठीक है। और उसमें क्या था कि 70 लीटर कम से कम एक आदमी को मिले पानी 50 मीटर से कम दूरी पर। राष्ट्रीय स्वच्छ मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय के निर्माण के लिए नवंबर 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। देखिए 2014 में क्वेश्चन सरकार पूछी है कि उत्तर लेखपाल में स्वच्छ भारत मिशन के तहत कितना पैसा अलॉट किया गया था, ठीक है। तो उस समय लगभग 700 करोड़ के आसपास किया गया था, जो कि हमारे लिए इररिलेवेंस हो चुका है। अभी आप अगर 2021-22 की बात करेंगे तो उसमें कितना किया गया, 1000 करोड़। कितना करोड़, 1000 करोड़ जो है अलॉट किया गया स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत, ठीक है। तो अभी का जो उत्तर प्रदेश का बजट है, भारत सरकार का बजट है, ये सारे डाटा आपको इंपॉर्टेंट है। अभी उत्तर प्रदेश का बजट भी हम बनाएंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र का मतलब क्या है कि जहां रेल का इंजन बनता है, मुगलसराय क्षेत्र, अलीगढ़ क्षेत्र, कानपुर क्षेत्र, तो फतेहपुर से क्षेत्र, ठीक है। तो रेल इंजन कारखाना, रेल इंजन जो है संयंत्र कहाँ है, मुगलसराय क्षेत्र में है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। जैसे कि आपको मुगलसराय क्षेत्र में आता है बीएनएस, बनारस में मड़ुआडी में एक है जिसका क्या नाम है, डीरेका, डीजल रेल इंजन कारखाना। इसको हम ही समझ भी पाएंगे, डीरेका का मतलब डीजल रेल इंजन कारखाना। तो ये है आपका डीरेका, जो कि बनारस में पड़ता है, मड़ुआडी एरिया में। और किस रेल के किस जोन में आता है, मुगलसराय जोन में आता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में MGNREGA यानी मनरेगा प्रारंभ किया गया था। मनरेगा कब प्रारंभ किया गया था उत्तर प्रदेश में, 2005, 7, 6 और 8। तो 2006 में। देखिए उत्तर प्रदेश में अलग अलग राज्यों ने अलग अलग टाइमिंग पे अपना मनरेगा को लागू किया, लेकिन जो मनरेगा आया था, एक्ट आया था 2005 में, और भारत सरकार ने भी उसको कब लागू किया था, 2006 में। उत्तर प्रदेश भी उसी के साथ ही साथ चला, 2006 में उसने भी लागू कर दिया था, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में 2006 में ही लागू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात 2001 में 898 थी और 2011 में कहां तक पहुंची है। उत्तर प्रदेश में जो लिंगानुपात है, लिंगानुपात का मतलब क्या होता है कि अगर 1000 पुरुष हैं तो उनके पीछे कितनी महिलाएं हैं, उनके पीछे कितनी महिलाएं हैं, ठीक है। वही होता है सेक्स रेशियो या फिर लिंगानुपात। तो लिंगानुपात उत्तर प्रदेश में 1 में 898 थी और इस समय कितना है, 2011 के अनुसार 912। ऑप्शन ए इसका सही होगा, 912, ठीक है। 912 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पर, ठीक है। और अगर भारत की बात की जाए तो भारत में कितना लिंगानुपात है, तो 943 है, ठीक है। हाईएस्ट लिंगानुपात कहाँ है, सेक्स रेशियो कहाँ है, तो हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ है, तो आपका हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ है, हाईएस्ट सेक्स रेशियो आपका केरला में, यानी 1000 पुरुष हैं तो 1084 वुमेन है। लोवेस्ट सेक्स रेशियो कहाँ है, तो आपका लोवेस्ट सेक्स रेशियो आपका हरियाणा में, ठीक है, 879 वुमेन है, 1000 पुरुष है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ, कौन सा जो क्लासिकल डांस है वो उत्तर प्रदेश में है, कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, घूमर। कथक कहाँ होता है, ये उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है। भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, घूमर जो है आपका फोक डांस है, यानी कि क्षेत्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य। SGSY का पूर्ण रूप है क्या है,
स्वर्ण जयंती ग्राम सुरक्षा योजना, स्वर्ण जयंती ग्रामीण सेवा योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ही इसका क्या है आपका उसका पूर्ण रूप है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख और सरकारी लेन देनों में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है? कोशवाणी, सृष्टि, एनआईसी और अर्थशास्त्र। यानी कि जो देखरेख, वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख और उसमें जो लेन देन होता है उसमें पारदर्शिता लाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक वेबसाइट तैयार किया है जिसका क्या नाम है? कोशवाणी। ठीक है, 2015 का है। यानी आपको अभी याद रखना है कि भारत सरकार के कौन कौन सी वेबसाइट, कौन कौन सी पोर्टल, कौन कौन सी ऐप न्यूज में है। ठीक है, इस तरीके से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। देखिए, जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? भू अधिकारों का प्रलेख, यानी भूमि अधिकारों का जो रिकॉर्ड होता है। पटवारी के नक्शे की कपड़े की कपड़े की कॉपी, जो पटवारी अपने ये जो लेखपाल होते हैं वो अपने साथ लेकर के चलते हैं साइकिल के पीछे दबा करके, वो वाला नक्शा की कॉपी को जमाबंदी कहते हैं। कृषि प्रलेख को बोलते हैं, या मैपिंग शीट को, जो मैप उसमें लिखा रहता है ना कि रोड इतना है, उसमें नापते हैं गुनिया वगैरह से। तो जमाबंदी से क्या तात्पर्य होता है? तो भू अधिकारों का प्रलेख, भू अधिकारों के जो लैंड रिकॉर्ड गांव के स्तर का होता है जो कि तहसील में जमा होता है, उसे क्या कहते हैं? तहसील में जो होता है उसे जमाबंदी कहते हैं। ठीक है, मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? तो 1 बीघा में सिंपल सा आप समझिए कि 4 बीघा, 1 हेक्टेयर में 4 बीघा होता है। 1 हेक्टेयर में कितने बीघा होता है? 4 बीघा होता है। तो जब 1 बीघा का बात होगी तो 1/4 हेक्टेयर, 1 बीघा इक्वल टू 1/4 हेक्टेयर। तो अगर हम बात करें कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो 0.2025 हेक्टेयर, 0.3058 हेक्टेयर, 0.2529 हेक्टेयर, 0.4425 हेक्टेयर। ठीक है, 1/4, अगर 1 हेक्टेयर है तो उसका 1/4 कितना होगा? ये वाला ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, अगर हम वर्ग मीटर की बात करें तो 1 हेक्टेयर में 1000 नहीं 10,000 वर्ग मीटर होता है। ठीक है, 10,000 स्क्वायर मीटर होता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश में कपड़ा मिल, चावल मिल, चीनी मिल, इस्पात बेलनी, किसकी मिल सबसे अधिक है? तो चीनी की मिल सबसे अधिक है। ठीक है, हालांकि कपड़ा का भी उत्पादन होता है लेकिन सबसे ज्यादा मिलों की संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो आपका कौन सा है? चीनी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस मंडल में विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है? किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है? किसको? तो मिर्जापुर कालीन, यानी सबसे ज्यादा कहाँ अच्छा पाया? मिर्जापुर, अलीगढ़, देवीपाटन और आजमगढ़। उत्तर प्रदेश में 18 मंडल है। 18 मंडल में आपको पूछ रहा है कौन सा मंडल है जो कि कालीन उद्योगों के लिए फेमस है? तो कालीन के लिए मंडल, देखिए अभी तक हम लोग क्या जानते थे कि भदोही कालीन के लिए उत्तर प्रदेश में फेमस है। ठीक है, अब भदोही दिया ही नहीं ऑप्शन में। अब आपको पता होना चाहिए कि भदोही किस मंडल में है। 18 मंडल में 75 जिले, 18 मंडल है, तो भदोही किस मंडल में है? ठीक है, अक्सर लोग ये कहते हैं कि भदोही बनारस मंडल में, हालांकि इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया था, नहीं तो सीधे सीधे लोग बनारस मंडल को मार देते तो वाराणसी को। लेकिन इसमें क्या है? मिर्जापुर, अलीगढ़, देवीपाटन, आजमगढ़। तो आपको पता होना चाहिए जो भदोही है वो मिर्जापुर मंडल में पड़ता है। मिर्जापुर मंडल में कौन कौन से पड़ते हैं आपके? तो सोनभद्र, मिर्जापुर और भदोही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस किस अधिकारी द्वारा किया जाता है? अच्छा, जो ब्रिटिश काल था उसमें उत्तर प्रदेश में जो है कि भूमि का जो रजिस्ट्रेशन था वो कौन सा अधिकारी करता था? लेखपाल करता था, काजी करता था, राज्यपाल करता था, लिपिक करता था। तो जो अंग्रेज थे उस समय भूमि का पंजीकरण जो है क्लर्क करते थे, लिपिक जिनको बोला जाता है। ठीक है, तो बीपीएल सूचियों के छूटे हुए बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? बीपीएल सूचियों से छूटे हुए बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई? समाजवादी आवास योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, समाजवादी पेंशन स्कीम, मुख्यमंत्री महामाया गरीब योजना। यानी बीपीएल लिस्ट में भी जो छूट गए उनके लिए एक योजना चली थी। अक्सर जैसे राज्य सरकारें आरोप लगाती हैं केंद्र सरकार को, जैसे 2010 में एक योजना शुरू हुई थी, मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना। कब शुरू हुई थी? तो 2010 में शुरू हुई थी, मायावती जी ने इसको शुरू किया था। अक्सर ये आरोप लगाते रहते हैं कि केंद्र सरकार बीपीएल लिस्ट को बढ़ाए या फिर इस तरीके से, तो सरकार सुनती नहीं है। तो यूपी में एक योजना चली आई, मुख्यमंत्री महामाया गरीब योजना। जो बीपीएल लिस्ट में नहीं नाम है और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि गरीब हैं, उनको सरकार 300 रुपये प्रति महीने
का एक भत्ता देती है, भत्ता दी थी उसी, तो इसी के लिए कौन सी योजना चली थी? मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना। ठीक है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, मिड डे मील प्रोग्राम के अंतर्गत मध्याह्न भोजन को पकाने, परोसने और उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर होनी? पिछले जो ग्राम विकास था उसमें भी मिड डे मील से क्वेश्चन आया हुआ था। जितनी योजनाएं चल रही, चाहे उत्तर प्रदेश की हो चाहे तो आपके केंद्र सरकार की, सारी योजनाओं को आपको पता होना चाहिए, खास करके ग्रामीण विकास मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय का तो विशेष तौर पर। ठीक है। और तो उसमें मैं बताया था कि किन किन चीज़ों की साप्ताहिक होती है, किन किन चीज़ों की जांच साप्ताहिक होती है, किन किन पाक्षिक होती है, यानी कि 15 दिन पर होती है, किन की 3 माह पे होती है, किन की 6 महीने पे होती है, उस वीडियो में बताया था। तो आपका जो खाना, मध्याह्न भोजन खाना पकाने, परोसने और उपभोग करने की जो जांच होती है वो दैनिक स्तर पर होती है। ठीक है। डेली चेक करेंगे ना, अगर चेक करना होगा तो। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1945 में, 1945 में पारित किया गया था, 1946 में इसको लागू कर दिया गया था, 1946 में उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम। ठीक है। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2000 में ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल के लिए, बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे, बीपीएल के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर क्या था? देखिए 2015 में पेपर हुआ है और क्वेश्चन कब का पूछा है? 9वीं पंचवर्षीय योजना का, 2002 तक जो ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल की जो पारिवारिक आय है वो पूछा है। तो आपको सारे 5 ईयर प्लान के कुछ टारगेट, कुछ जो फीचर्स हैं वो आपको पता होने चाहिए पंचवर्षीय योजना जो है। ठीक है। हालांकि इकोनॉमिक्स की क्लास लेंगे हम, उसमें क्लियर करेंगे। तो उस समय क्या था आपका? तो 20,000 रुपये। ठीक है। 20,000 रुपये, 20,000 रुपये, यानी कि अगर आपका सालाना इनकम 20,000 है तो आप क्या हैं कि बीपीएल के लिए आप निश्चित है। ठीक है। वहीं आधार माना गया था 20,000 का। अगर इसको मंथली देखेंगे तो कितना हो जाएगा? लगभग 1650 के आसपास आ जाएगा। अगर 1650 रुपया आपका कमा रहे हैं तो आप बीपीएल से क्या है? ऊपर है। वो कब की बात है? 2002 की 9वीं पंचवर्षीय योजना की। देखिए 15-15 साल पुराने क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से पूछे गए। मेन ये याद रखना, 5 ईयर प्लान को आपको जो प्रॉपर्टीज है उनको याद रखना है। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है, सिवाय किसके? यानी सामाजिक वानिकी का मतलब क्या होता है? बड़े स्तर, पूरी कम्युनिटी मिलकर के, समुदाय मिलकर के जब बहुत बड़े स्तर पर जब वृक्षारोपण करती है तो उसे सामाजिक वानिकी बोल दिया। वानिकी का मतलब होता है फॉरेस्ट्री, यानी पेड़ पौधे लगाना, और समाज मिलकर कर रहा है तो सामाजिक वानिकी। तो उसमें क्या है, कौन उसमें शामिल नहीं होता? सड़कों और रेल पटरियों के साथ साथ, अगर सड़कों पर रेल पटरियों के किनारे किनारे लगाएंगे तो सामाजिक वानिकी में आता है। निम्नीकृत वन और आरक्षित क्षेत्रों में, ये तो मान लीजिए आएगा ही, कहीं भी फॉरेस्ट एरिया में या फिर उन एरिया में लगा देंगे जहाँ पेड़ पौधे हैं, वहाँ भी लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, तो सामाजिक वानिकी में आता है। फसल के लिए अनुपयुक्त सार्वजनिक भूमि, बहुत बढ़िया, तो आएगा ही। अगर कोई भूमि है फसल के लिए उपयुक्त नहीं है, वहाँ पेड़ पौधे लगा देंगे। नगरीय औद्योगिक संपदाओं में, अगर जो कहीं नगर में औद्योगिक संपदा है, जो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज है, वहाँ पे अगर वृक्षारोपण लगा रहे हैं तो वो हमारे सामाजिक वानिकी का पार्ट नहीं होगा। तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? बहुत सिंपल क्वेश्चन, चौथा स्थान है आपका। ठीक है। सबसे बड़ा एरिया किसका है? राजस्थान का। उसके बाद कौन है? मध्य प्रदेश। उसके बाद कौन है? महाराष्ट्र। चौथा कौन है? उत्तर प्रदेश। जनसंख्या में पहले स्थान पे। भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी पूछ दिया। पॉपुलेशन डेंसिटी का क्या मतलब है? जनसंख्या घनत्व, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में अगर 1 वर्ग किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर जाए तो 1 वर्ग किलोमीटर में कितनी पॉपुलेशन हमारी रहती है? वही हमारी क्या कहलाती है? जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी उत्तर प्रदेश का कितना है क्वेश्चन पूछा है, तो इसमें 829 होगा। कहीं कहीं 828 मिलता है, कहीं कहीं 829। ठीक है। तो उसमें देख लीजिएगा आप। और 829 है। अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश में 829 हो गया, भारत की कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी है? भारत की कितनी? 372 पॉपुलेशन, 382, 382 पॉपुलेशन डेंसिटी है। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ की थी इंडिया में? तो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ की होती है? बिहार की। ठीक है। 1106 लोग हैं 1 वर्ग किलोमीटर में। अगर लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाए तो आपका कहाँ है, किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में 17 लोग हैं प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं।